गुड मॉर्निंग। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आंवल। देखिए, अपने इससे पहले जो टॉपिक पढ़े उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि अपने इससे जो पहले टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था भ्रूणीय बाह्य कलाएं। और भ्रूणीय बाह्य कलाएं जो अपन ने टॉपिक पढ़ा था वो किसके रेफरेंस में था? वो था विशेष तौर से चूजे के रेफरेंस में। चूजे के रेफरेंस में, ठीक कहते हैं, मुर्गी के बच्चे के रेफरेंस में था। और आज इसमें हमें बताया था कि चूजे में 4 प्रकार की भ्रूण बाह्य कलाएं पाई जाती है, जिसके माध्यम से वो क्या करता है? अपनी वृद्धि करता है। पहली थी पीतक कोष, सेकंड एम्नियम, थर्ड कोरियन और फोर्थ थी एलेंटॉइस। ये हमने 4 लिखी विशेष तौर से चूजे के रेफरेंस से। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आंवल या अपरा। देखिए, आंवल को अपरा और प्लेसेंटा, ये जो आंवल या अपरा है क्या? सबसे पहले ये होती क्या है? देखिए, स्तनधारी जीवों में जिनमें आंतरिक निषेचन होता है। देखिए, निषेचन 2 प्रकार का होता है। एक होता है बाह्य निषेचन अर्थात शरीर के बाहर, सेकंड होता है शरीर के अंदर आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन विशेष तौर से कौन से जीव है? विशेष तौर से जीव है लगभग स्तनधारी। स्तनधारी जीवों में क्या होता है कि जब निषेचन क्रिया के पश्चात गर्भाशय में युग्मक का निर्माण होता है तो एक आंवल या अपरा का निर्माण होता है। आंवल या अपरा का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है भ्रूण से और मां के शरीर से आवश्यक पदार्थों को भ्रूण तक पहुंचाया जाता है तथा भ्रूण से हानिकारक पदार्थ अर्थात अपशिष्ट पदार्थों को पुनः मां के शरीर में पहुंचाने का जो कार्य करती है वो अपरा करती है। अपरा जो का निर्माण है वो भ्रूणीय विकास के समय होता है अर्थात जब मां के शरीर में युग्मक या भ्रूण का निर्माण हो जाता है उसी समय क्या होता है? अपरा का निर्माण होता है। अब अपरा का कार्य क्या है? अगर डायग्राम से समझना चाहे तो अपरा का कार्य है भ्रूण से मां के शरीर से माता के शरीर से लाभदायक भ्रूण के शरीर में लाभदायक पदार्थ। अब लाभदायक पदार्थ कौन कौन से होंगे? विशेष तौर से पोषण, भोजन कह सकते हैं, श्वसन। अब ये तो क्या होंगे? जो भी आवश्यक पदार्थ होंगे वो कहां जाएंगे? भ्रूण में। और भ्रूण से हानिकारक पदार्थ अपन को कह सकते हैं उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ। अर्थात उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ जो भी होंगे वो वापस कहां जाएंगे? मां के शरीर में। और ये जो परिवहन का कार्य करती है वो कौन करती है? आंवल करती है। अब इससे फायदा क्या होता है कि देखिए, आपने इससे पहले चूजे का टॉपिक पढ़ा था तो आपने देखा होगा चूजे के शरीर में पोषण जो प्राप्त होता है वो पीतक से प्राप्त होता है। अर्थात जो मुर्गी का चूजा है वो वृद्धि करने के लिए पीतक को पोषण के रूप में ग्रहण करता है। और इसके साथ में अंडे के भीतर की ओर विशेष प्रकार की 2 झिल्लियां पाई जाती है जिसमें एक वायु कोष होता है। वो क्या करता है? शुद्ध ऑक्सीजन को अंदर आने देता है। तो इसका मतलब जहां अपरा नहीं होगी वहां पोषण प्रदान करने का जो कार्य करेंगे वो कौन करेंगे? पीतक कोष करते हैं। पीतक को ग्रहण करना पीतक कोष। चूंकि यहाँ आंवल बनती है तो इसका सीधा सा एक मतलब क्या है कि यहाँ अपरा, यहाँ पीतक कोष का कार्य नहीं होता था। जो स्तनधारी जीव के है उनमें पीतक नहीं होता अर्थात यह अपीतकी या सूक्ष्म पीतकी प्रकार के अर्थात इनमें पीतक लगभग अनुपस्थित होता है। और आंवल निर्माण की प्रक्रिया को, आंवल निर्माण अर्थात वह प्रक्रिया जिससे आंवल का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं? आंवल भवन।
आमल भवन क्या है? आमल के निर्माण की प्रक्रिया को आमल भवन कहते हैं। अब अपन एक ही टॉपिक का डेफिनेशन वाइज अपन इसको समझते हैं। अब जो साइंटिफिक लैंग्वेज उसको पढ़ लीजिए। अपने पहले बता दिया है कि आमल का कार्य भ्रूण माता के शरीर से ऑक्सीजन और उपापचय पर ऑक्सीजन व पोषण को भ्रूण के शरीर में और भ्रूण से उपापचय पदार्थों को मां के शरीर में स्थानांतरित करना है। अब आमल माता एवं विकासशील भ्रूण के माता एवं विकासशील भ्रूण के ऊतकों से बनी वह संरचना होती है। आमल प्लेसेंटा माता एवं विकासशील भ्रूण के ऊतकों से बनी वह संरचना होती है जिसके द्वारा पोषक एवं उपापचय पदार्थों का माता और भ्रूण के बीच क्या होता है? आदान प्रदान होता है। पोषक कौन से? लाभदायक पदार्थ हैं और उपापचय कौन से? अपशिष्ट पदार्थ है, एक्सक्रीटरी है, मटेरियल है, उसका क्या होता है? आदान प्रदान। अर्थात मां के शरीर से भ्रूण में और अपशिष्ट पदार्थ भ्रूण से मां के शरीर में स्थानांतरित होता है। किसके द्वारा? आमल के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा। समस्त जरायु विविपर्स कहते हैं, जरायु होते हैं उनमें आंतरिक निषेचन होते हैं। आपको पता है कि निषेचन दो प्रकार का होता है, एक होता है आंतरिक निषेचन, एक होता है बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन क्या होता है? ज्यादातर समुद्री जीव पाया जाता है। उसमें क्या होता है? जो शुक्राणु अंडाणु का जो मिलन होता है वो शरीर से बाहर होता है। और आंतरिक निषेचन में क्या होता है? शरीर के अंदर होता है। तो समस्त जरायु प्राणी में आंतरिक निषेचन के पश्चात युग्मक मादा के जो युग्मक है वो मादा के उत्तर भाग, जिसको हम क्या कहते हैं? गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय में क्या होता है? विकसित होता है। विकासशील भ्रूण पोषण व ऑक्सीजन प्राण प्राप्त करने के लिए, अर्थात जो भ्रूण है युग्मक कह रहे हैं, विकासशील जो मां के गर्भ में विकसित हुआ है वो पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए और उपापचय पदार्थों के निष्कासन के लिए मां के देह से आमल द्वारा सीधा संबंध स्थापित करता था। जो विकासशील भ्रूण है वो पोषण और ऑक्सीजन के लिए और उपापचय पदार्थों के निष्कासन के लिए मां के शरीर से डायरेक्ट आमल द्वारा क्या होता है? संबंध स्थापित करता है। अब इन प्राणियों में पोषण प्राप्त करने के लिए पित्त की, क्योंकि पोषण प्राप्त करने के लिए क्या प्राणी है वो क्या करता है? सीधे मां के शरीर से निर्भर है, इसलिए इनमें क्या होता है? पित्त की आवश्यकता। सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? इनमें पित्त की आवश्यकता नहीं होती। इस कारण इनको अपित्त की, अर्थात ऐसा जिसमें पित्त की अनुपस्थित है, सूक्ष्म पित्त की या पित्त कम मात्रा में उपस्थित है। तो किस प्रकार के अपित्त की या सूक्ष्म पित्त की? क्यों? क्योंकि डायरेक्ट जो भी पोषण प्राप्त कर रहे हैं वो कहां कर रहे हैं? मां के शरीर से कर रहे हैं। अब आमल भवन क्या है? आमल भवन जहां भी यूज होता है सीधा सा अर्थ निर्माण। तो आमल निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? आमल भवन कहते हैं। अब संरचना के आधार पे आमल जो प्लेसेंटा है वो दो प्रकार की होती है। एक होता है मातृक भाग, अर्थात मां का भाग। एक पोषण कौन सा? मां वाला पोषण, जिसको हम कहते हैं मातृक पोषण। यह भाग गर्भाशय के सबसे आंतरिक स्तर द्वारा निर्मित होता है। अर्थात गर्भाशय के सबसे आंतरिक जो स्तर होगा उससे निर्मित जो भाग होता है वो मातृक भाग कहलाता है। दूसरा होता है भ्रूणीय कलाएं, अर्थात भ्रूण का पोषण। भ्रूण बाह्य कलाएं आमल निर्माण में भाग लेती है। अब भ्रूण बाह्य कलाएं कौन सी है? कोरियन है, एरेंटाइन है, एम्नियन है। यदि हम तक नहीं है तो अपन को तीन टॉपिक ही पढ़ने हैं, एम्नियन, कोरियन और एरेंटाइन। सबसे जो भ्रूण का बाहरी जो स्तर होता है वो कौन सा होता है? कोरियन होता है। तो भ्रूणीय बाह्य कलाएं में क्या होता है? भ्रूण के जो आमल निर्माण में क्या करती है? भाग। इसका मतलब क्या है? इन दोनों का मतलब मां के शरीर से गर्भाशय का आंतरिक भाग और यहाँ से भ्रूण बाह्य कलाएं वो इस आमल के निर्माण में क्या करती है? भाग लेती है, अर्थात आमल का निर्माण करती है। तो अपन ने अभी टॉपिक क्या पढ़ा कि आमल का अगर बेसिक बात करेंगे, आमल का मतलब क्या है? आमल का मतलब है कि भ्रूण को विकास के लिए जो लाभदायक पदार्थ है वो मां के शरीर से भ्रूण पहुंचाना और अपशिष्ट पदार्थों को भ्रूण के शरीर से वापस मां पहुंचाने का जो कार्य करती है वो क्या करती है? आमल करती है। अब इसके बाद रहेंगे आमल के जो प्रकार है, अब हम उसकी चर्चा करते हैं। कोरियन सेवन के आधार पे आमल तीन प्रकार के होते हैं, अर्थात जो उनका आमल का जो कोरियन से संबंध है, सेवन है, उसके आधार पे आमल तीन प्रकार के होते हैं। अब हम तीन टाइप को पढ़ेंगे। सबसे पहला जो टाइप होता है वो कहलाता है कोरियो-ब्यूटेलाइन आमल। कोरियो-ब्यूटेलाइन आमल इंग्लिश में है, कुछ इंग्लिश में बच्चे को बताना चाह रहे हैं, इंग्लिश में ये भी है कि कोरियो-ब्यूटेलाइन आमल। हिंदी में कहते हैं पित्तकोष आमल और इंग्लिश में कहते हैं कोरियो-ब्यूटेलाइन आमल या प्लेसेंटा। अब इस प्रकार के जो आमल होते हैं
वो अपना देखिए यहाँ जो भी आवर होगा उसका एक डायग्राम होगा और कि जंतु पाया जाता है, एग्जाम्पल अपन को याद रखना है। तो इस प्रकार के आवर मार्सुपियल गुट के सदस्य जैसे मैक्रोपस में पाए जाते हैं, मैक्रोपस में पाए जाते हैं। ये आवर 3 प्रकार के, जो पहला जो आवर है कोरियोविटेरियन आवर, यह सरल प्रकार का आवर है जो मार्सुपियल गुट के स्तनधारी जो सदस्य है उसे पाए जाते हैं। इनका निर्माण गर्भाशय के आंतरिक स्तर, अपने पढ़ चुका गर्भाशय के आंतरिक स्तर और भ्रूण बाह्यकला कोरियन के संयोजन से, अर्थात भ्रूण की बाह्यकला कौन सी है, कोरियन, और गर्भाशय के आंतरिक स्तर के दोनों के जुड़ने से क्या होगा, इस स्तर का निर्माण होगा। इन प्राणियों में एलेंटाइन छोटी होती है, अर्थात जो ये एलेंटाइन्स है ये क्या है, छोटी होती है। अपन पढ़ चुके हैं, वापस रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको एक बार कि किसी भी जो नॉर्मल चूचा है उसमें 4 प्रकार के अपने पढ़े थे भ्रूण बाह्यकला। पहले था पित्तक कोष, पित्तक कोष का कार्य क्या होता है कि पित्तक अंदर होता है, पित्तक प्रदान करना ताकि भ्रूण वृद्धि कर सके। एमनियन क्या होता है, एमनियन में एक तरल पदार्थ भराता है, वो क्या करता है, भ्रूण को सूखने से बचाता है और इसके साथ में क्या करता है, भ्रूण को सामान्य आकार होते हैं उससे बचाता है। उसके बाद कोरियन क्या होता है, कोरियन क्या करता है, एमनियन में एक एक्स्ट्रा जो लेयर होती है सुरक्षा की वो कोरियन होता है। और इसके बाद एलेंटाइन्स थी, एलेंटाइन्स को फैलने के लिए क्या करता है कि एक तो कोरियन जगह देता है और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो क्या करे, जो शरीर से बाहर पहुंचाने का या उसको अलग एकत्रित करने का कार्य कौन करते हैं, वो करती है एलेंटाइन्स। तो इन प्राणियों में एलेंटाइन्स क्या होती है, छोटी होती है, इस कारण ये कोरियन के संपर्क में नहीं होती। तो एलेंटाइन्स क्या होगी, छोटी होगी और कोरियन के संपर्क में नहीं होती, इसलिए ध्यान में इसको पित्तक कोष कहते हैं। इस कारण अब यहाँ एलेंटाइन्स क्या है, कोरियन के संपर्क में नहीं है, इस कारण पित्तक कोष क्या है, वृत्ताकार है और वो क्या करेगा, कोरियन से जुड़ा हुआ रहेगा, इसीलिए इसको पित्तक कोष आवर कहते हैं, क्योंकि इसमें एलेंटाइन छोटी है और वो कोरियन के संपर्क में नहीं है। इसके स्थान पर पित्तक कोष क्या करता है, कोरियन के संपर्क में रहता है और कोरियन को रुधिर है वो पित्तक परिवहन से क्या होता है, हमेशा प्राप्त होता है। और इस प्रकार का जो जीव होते हैं वो कौन से, मैक्रोपस। तो वापस रिवाइज करा रहा हूँ, ये सरल प्रकार का आवर है जो मार्सुपियल गुट के स्तनधारी में पाया जाता है, भ्रूण बाह्यकला कोरियन और आंतरिक स्तर से इसका निर्माण होता है। इन प्राणियों में एलेंटाइन छोटी होती है और कोरियन के संपर्क में होती है, पित्तक को वृत्ताकार होता है और कोरियन से संयोजित होता है, जिससे कोरियन को रुधिर और पित्तक परिवहन से प्राप्त होता है। इसमें सबसे जो बाहर लेयर है वो कौन सी, एक्टोडर्म, उसके जस्ट भीतर की ओर मेसोडर्म और अंदर की ओर कौन सी, एंडोडर्म है। अब ये क्या है, ये जो हमारा पोर्शन है ये एम्ब्रायो भ्रूण है। अब इसमें नीचे की ओर एलेंटाइन जो है, एलेंटाइन बनाई गई वो क्या है, आकार में छोटी है, आकार में छोटी होने का और साथ ही हमने क्या कहा, ये कोरियन की क्या है, संयोजन में नहीं है। इस कारण पित्तक कोष, तो ये पित्तक कोष है ये क्या है, वृत्ताकार आकृति का है और एमनियन है वो एक रिंग के रूप में है और भ्रूण के बाहर की ओर होती है वो एमनियन कैविटी कहते हैं, तरल पदार्थ भरा रहता है जिसका कार्य क्या है, भ्रूण को सामान्य आघातों से बचाना। और कोरियन है वो यहाँ उपस्थित है। कोरियन 2 प्रकार का होता है, एक तो वेस्कुलर योग से कोरियन है, दूसरा क्या है, नॉन वेस्कुलर योग से कोरियन। तो आप इसमें देखिए ये एलेंटाइन से आकार में छोटी है, इस कारण क्या होता है, कोरियन होता है वो इससे संपर्क में रहता है और पित्तक कोष क्या करता है, इस कोरियन के संपर्क में रहता है। अब कोरियन को जो रुधिर है वो पित्तक कोष परिवहन से हमेशा क्या होगा, प्राप्त होगा और इस प्रकार के आवर को कोरियोविटेरियन आवर या पित्तक कोष आवर भी कहते हैं। और कौन से जंतु को पाया जाता है, मैक्रोपस। इस चीज को नोट कर लीजिए क्योंकि इसमें सभी डायग्राम है और एक तरफ लिखना है। तो पहला अपन ने बताया था कौन सा, कोरियोविटेरियन आवर, इसमें क्या एलेंटाइन छोटी होती है और कोरियन के संपर्क में रहती है, उसके स्थान में पित्तक को संपर्क में रहता है और रुधिर का परिवहन कोरियन को पित्तक कोष की सहायता से होता है। और ये डायग्राम है जिसमें अपन एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, एलेंटाइन योग से एमनियन, एम्ब्रायो, नॉन वेस्कुलर योग से कोरियन, एमनियन कैविटी, वेस्कुलर योग से कोरियन। ये डायग्राम में आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अपन सेकंड टाइप पढ़ते हैं।
पहला जो टॉपिक था वो था पित्तक कोष आवरण, उसके जस्ट बाद है एलेंटॉइड प्लेसेंटा। एलेंटॉइड प्लेसेंटा या कहते हैं कोरियो एलेंटॉइड आवल, कोरियो एलेंटॉइड आवल। आपने इससे पहले जो पित्तक कोष आवरण पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि पित्तक कोष आवरण में पढ़ा हमने कि इसमें एलेंटॉइड छोटी होती है और कोरियन के संपर्क में नहीं रहती, इस कारण एम्नियन इस कारण एलेंटॉइड छोटी होने के कारण कोरियन है वो पित्तक कोष से संबंध रहता है और कोरियन रुधिर है वो पित्तक कोष परिवहन से प्राप्त होता है। ये जस्ट उसका ऑपोजिट है। इसमें क्या होगा, पित्तक कोष छोटा होगा और एलेंटॉइड क्या होगी, पूर्ण विकसित होगी। ध्यान रखना इसका ऑपोजिट है। तो क्या है, ये कुछ जीव जैसे डेसियूरस व समस्त यूथेरियन, यूथेरियन का अगर एग्जांपल कहें तो कुछ जंतु जैसे सुअर भी कह सकते हैं, जो यूथेरियन जंतु है उसमें इस प्रकार का आवरण पाया जाता है। तो कुछ जैसे जीव जैसे डेसियूरस और समस्त यूथेरियन में इस प्रकार का आवरण पाया जाता है। इनका निर्माण गर्भाशय के आंतरिक स्तर और भ्रूण बाह्य कला है, वह भ्रूण बाह्य कला होती है। भ्रूण बाह्य कला कोरियन के संयोजन से होता है। इसका निर्माण गर्भाशय के आंतरिक स्तर और भ्रूण बाह्य कला कोरियन के संयोजन से होता है। इसमें पित्तक कोष क्या होगा, छोटा ऑपोजिट, वहां पित्तक कोष बड़ा था पित्तक कोष आवरण में, यहाँ कोरियो एलेंटॉइड आवरण या एलेंटॉइड प्लेसेंटा में क्या है, पित्तक कोष छोटा है और एलेंटॉइड क्या है, पूर्ण विकसित है, जो कोरियन से संयोजित होकर उसे रुधिर प्रदान करती है। अब इसका मतलब क्या है कि अपन जब पित्तक कोष आवरण पढ़ा था वहां हमने दो चीज पढ़ी थी। पित्तक कोष आवरण में कहा था कि एलेंटॉइड छोटी है और जो कोरियन है वो पित्तक कोष से संबंधित है। यहाँ क्या है, कोरियो एलेंटॉइड प्लेसेंटा में कि पित्तक कोष छोटा है, वो कोरियन के संपर्क में नहीं है। इसके स्थान पर क्या है, एलेंटॉइड पूर्ण विकसित है और वो क्या करती है, कोरियन से संपर्क करती है, जिससे कोरियन को क्या होता है, रुधिर प्राप्त होता रहता है। अब इस प्रकार के आवरण पर कोरियन है उस पे अंगुली सदृश से पर्वत पाए जाते हैं, अर्थात अंगुली नुमा पर्वत पाए जाते हैं। इस प्रकार पर्वत पाए जाते हैं जिसे अंकुर या इंग्लिश में विलाई भी कहते हैं, जिसे अंकुर या विलाई कहते हैं। ये जो पर्वत होते हैं ये क्या होते हैं, माता के गर्भाशय में धसे रहते हैं, जिससे क्या होता है, उसको क्या होता है, पोषण प्राप्त होता है। अर्थात इस प्रकार के आवरण की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इसमें तो पित्तक कोष छोटा है, एलेंटॉइड पूर्ण विकसित है और वो क्या करती है, कोरियन से संबंध स्थापित करती है और उसे रुधिर प्रदान करने का कार्य करती है। इसके साथ ही इस प्रकार कोरियन में क्या होता है, अंगुली सदृश से पर्वत पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अंकुर या विलय कहते हैं। अंकुर या विलय कहते हैं, जो क्या करते हैं, माता के गर्भाशय में धसे रहते हैं पर्वत के रूप में और वो पोषण प्राप्त करते हैं। तो इस डायग्राम से आपने समझ जाएंगे ये बाहर होगी। अब इसमें क्या है, सबसे बीच में क्या है, भ्रूण है, ये एम्ब्रायो और इसके चारों ओर जो है एक आवरण है। अब इसमें जो पित्तक कोष योग से हो गया है, छोटा आकार में है और इसके ऊपर की ओर एम्नियन कैविटी है, जो एम्नियन कहते हैं अपन, तरल भरा रहता है और यहाँ एलेंटॉइड और कोरियन के पास ही है। अब एलेंटॉइड और कोरियन के बीच क्या है, पूर्ण विकसित है, दोनों के बीच क्या है, संयोजन है, जिससे क्या होगा, भ्रूण को क्या होगा, पोषण प्राप्त होता है। अब ये जो डायग्राम है ये हमने सुअर के बनाया, सुअर के आवरण का बनाया है। और सुअर के आवरण में किस प्रकार का आवरण पाया जाता है, तो एलेंटॉइड प्लेसेंटा या कोरियो एलेंटॉइड आवरण। तो इस प्रकार के आवरण का मतलब क्या है, सीधी सी बात है, पित्तक को छोटा, डिवाइस पित्तक को छोटा, एलेंटॉइड पूर्ण विकसित, कोरियन से संबंध और रुधिर प्रदान करने कार्य करती है और कोरियन पर अंकुर पाए जाते हैं, पर्वत पाए जाते हैं, जिन्हें अंकुर कहते हैं, विलय कहते हैं, माता के गर्भाशय में धसे रहते हैं और उससे पोषण क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो हमारा दूसरा जो टॉपिक था एलेंटॉइड प्लेसेंटा और पहला था हमारा पित्तक कोष आवरण। इस डायग्राम का नाम बना लीजिए, इसके बाद हम लास्ट थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे। थर्ड हमारा जो टाइप रहेगा वो रहेगा कोरियोनिक। देखिए पहला पित्तक कोष आवरण था, दूसरा था हमारा एलेंटॉइड, थर्ड है कोरियोनिक प्लेसेंटा जरेओप्रा। इस प्रकार के आवरण में एलेंटॉइड छोटी रहकर कोरियन तक नहीं पहुंच पाती है। इस प्रकार के आवरण में क्या होगा, एलेंटॉइड
इसकी वापस छोटी है और कोरियन तक नहीं पहुंच पाती है, लेकिन मीसोड्रम और रुधिर वाहिनियां कोरियन तक, लेकिन मीसोड्रम क्योंकि रुधिर चाहिए कोरियन को, तो लेकिन मीसोड्रम और रुधिर वाहिनियां क्या होती है, कोरियन तक फैली रहती है। इसमें जो अंकुर विलय कह रहे हैं, पर्वत कह रहे हैं कोरियन पर, वो गर्भाशय में प्रवेश कर कोरियोनिक प्लेसेंटा का निर्माण करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज जो हमने टॉपिक पढ़ा उसमें सबसे पहले हमने अपरा पढ़ा कि अपरा क्या होती है। अब रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट कि अपरा का मुख्य कार्य क्या है कि मां के शरीर से आवश्यक पदार्थों को भ्रूण तक और भ्रूण के अवशिष्ट पदार्थों को, उपापचय पदार्थों को वापस मां के शरीर में पहुंचाने का जो कार्य करती है वो आंवड़ कहती है, आंवड़ या प्लेसेंटा। आंवड़ निर्माण की प्रक्रिया को आंवड़ भवन कहते हैं। अब आंवड़ सामान्यतः संरचना के आधार पर 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला आती है पित्तकोष आंवड़। इसमें क्या होता है, पित्तकोष आंवड़ में क्या पढ़ा कि एलेंटाइन छोटी होती है, इस कारण क्या होता है, पित्तकोष कोरियन के संपर्क में रहता है और कोरियन को जो रुधिर परिवहन है वो पित्तकोष की सहायता से प्राप्त होता है। इसके बाद हमने पढ़ा एलेंटॉइस आंवड़ या प्लेसेंटा। इसमें हमने ये कहा कि पित्तकोष छोटा है और एलेंटॉइस आकार में पूर्ण विकसित है और कोरियन के संपर्क में रहती है और कोरियन जो रुधिर है वो कहां से प्राप्त हो रहा है, एलेंटॉइस की सहायता से प्राप्त हो रहा है। और कोरियन पर कुछ पर्वत पाए जाते हैं अंगुली सदृश, जिसे हम विनय कहते हैं, ये गर्भाशय के अंदर धसे रहते हैं और पोषण प्राप्त करने का कार्य करते हैं। कई बार प्रश्न भी आता है अंगुल क्या होता है, तो अंगुली सदृश पर्वत होते हैं, अंगुली के निर्माण पर्वत होते हैं। इसका कार्य क्या होता है, फंसने का कार्य होता था, धसे रहे, ये अंगुली सदृश पर्वत है। तीसरा हमने पढ़ा कोरियोनिक प्लेसेंटा। ये कोरियोनिक प्लेसेंटा में क्या होता है, वापस एलेंटाइन छोटी रहती है और कोरियन की क्या होती है, संपर्क में कोरियन तक नहीं पहुंच पाती है। इस कारण मीसोड्रम और रुधिर वाहिनियां कोरियन तक फैली रहती है और जो अंकुर होते हैं वो गर्भ तक धसकर प्लेसेंटा का निर्माण करते हैं। और इसका अगर एग्जाम्पल पढ़ना है तो सबसे मेन एग्जाम्पल है वो अपन है मनुष्य और बंदर। इन दोनों में कोरियोनिक प्लेसेंटा पाई जाती है। और इस प्रकार आज जो हमारा टॉपिक था ये अभी अपरा 3 से 4 दिन चलेगा, जिसमें अभी हमने सिर्फ अपरा और अपरा के 3 जो संरचना प्रकार थे, जिसमें पहला था पित्तकोष, दूसरा था एलेंटॉइड। नाम से याद रखिए, अपने 3 ही चीजें पढ़ी है, भ्रूण बाइकला पढ़ी, एम्नियन कोरियन, एलेंटाइस और पित्तकोष। सबसे पहला क्या है, पित्तकोष आंवड़, नाम से स्पष्ट है। सेकंड क्या है, एलेंटाइस